हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स में। हम लोग लेकर के आए हैं एक नया अध्याय जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये आपका अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ये बहुत आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होती है, रैखिक समीकरण को कितने तरीका से हल किया जाता है, रैखिक समीकरण का क्या कंडीशन होना चाहिए, और इसमें समस्या भी होती है, उस समस्या को भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग थ्योरी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे इसमें हम लोग प्रश्नों को भी शामिल करते चलेंगे। तो आप लोग अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोग कलम कापी लेकर के बैठेंगे, हेडिंग आप लगा लीजिएगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण है, इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर का मतलब है कि यहाँ पे एक चर के रूप में x हो सकता है तो एक चर के रूप में आपका y हो सकता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। चर का मतलब है, यहाँ पे चर का मतलब होता है वेरिएबल। चर का मतलब होता है दोस्तों क्या? चर का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल आपका यहाँ पे ए टू जेड हो सकता है, ए टू जेड। ए टू जेड को हम लोग क्या कहते हैं? ए टू जेड को हम लोग वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको दो चर लेना है। कितने चर होना चाहिए? दो चर होना चाहिए। और लीनियर इक्वेशन होना चाहिए, रैखिक, यानी कि इसका पावर 1 होना चाहिए। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 6। उसी प्रकार से एक इक्वेशन और होगा 3x प्लस 5y बराबर 10। ये देखिए यहाँ पे दो चर हैं जिसमें एक चर के रूप में x है, एक चर के रूप में कितना है? y है। x और y यहाँ पे क्या है? यहाँ पे दो चर हैं, दो चर हैं। और इसमें कितने इक्वेशन है? यहाँ पे दो समीकरण हैं। इक्वेशन का मतलब है कि बराबर में जीरो होना चाहिए, या एक तरफ में एक राशि का समूह होना चाहिए और दूसरे तरफ में दूसरे राशियों का समूह होना चाहिए। हालांकि यहाँ पे इस प्रकार से भी हम बात कर सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी प्रकार से लिख सकते हैं a2x प्लस b2y प्लस C2 बराबर 0। तो यहाँ पे आपका देख लीजिए कितने समीकरण है? ये आपका दो समीकरण है। तो ऐसे प्रश्न को हम लोग यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे। इसमें हम लोग कुछ पहले थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं, बाद में हम लोग जो भी इसमें क्वेश्चन आंसर होगा वो सारे प्रश्नों को भी हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। चलिए तो आगे हम लोग मूव करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए सर सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे समीकरण को फिर से यहाँ पे समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका एक समीकरण होता, जैसे 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 6 है। तो केवल और केवल आपका यहाँ पे क्या है? एक समीकरण है। तो एक समीकरण को हल किया जाएगा, इसके कितने हल होंगे? इनके अनंत हल होंगे। अनंत हल होने का मतलब है कि x का मान आप अपने इच्छा अनुसार रखते चलिए, y का मान यहां से निकलते चलेगा। उस स्थिति में दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा? दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। ये आपका क्वेश्चन होता है, लीजिएगा। फिर से एक बार रिपीट में कर दे रहा हूं, दो चर वाले एक ही को रैखिक समीकरण हो, कितने हो? एक ही रैखिक समीकरण। तो उस स्थिति में यहाँ पे जो हलों की संख्या जो होगी वो अनंत होगा। x का वैल्यू अपने इच्छा अनुसार रखते चलेंगे और y का वैल्यू यहां से हल करने के बाद वो प्राप्त होते जाएगा। उस स्थिति में दो चर वाले एक रैखिक समीकरण का कितना हल होगा? अनंत होगा। हालांकि उसका अगर हम जनरल रूप में लिखना चाहें तो कह सकते हैं ax प्लस by प्लस c बराबर कितना होगा? 0 होगा। इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होगी वो कितना होगी? वो आपका अनंत होगी। x का मान रखते चलिए, y का मान आपको निकलते जाएगा, या y का मान रखते चलना है और x का मान आपको ज्ञात करते जाना है। इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों को कितने हल होते हैं? ऐसे प्रश्नों का अनंत हल होते हैं। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं।
देखिए यहाँ पे भी एक समीकरण है, एक समीकरण का तो अनंत हल होते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे और समीकरण होते, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि dx है प्लस ey है प्लस एफ है बराबर 0 है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितने समीकरण हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपका दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, और दूसरा इक्वेशन यहाँ पे ए एक्स प्लस ई वाई प्लस एफ बराबर 0 है। इसको अगर हल किया जाए तो इसमें हल होने के लिए कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं दोस्त? कंडीशन होते हैं। कंडीशन कहता है कि यहाँ पे हो सकता है कि इसका एक हल हो सकता है कि इसका कोई हल ना हो सकता है कि ये दोनों समीकरण एक ही हो। उस स्थिति में ये आपका कहला जाएगा दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। तो दो चर वाले एक रैखिक समीकरण हो जाएगा, तो उस स्थिति में इसमें हलों की संख्या जो होगा वो अनंत होंगे, यानी कि ये दो समीकरण ना होकर के आपको एक समीकरण हो जाएगा। उस स्थिति में हम लोग यहाँ पे इसको हलों की संख्या को अनंत मान सकते हैं, अनंत ही होगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसका क्या कंडीशन होना चाहिए, कब समीकरण का एक हल होगा, कब समीकरण का अनंत हल होगा, और कब समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो आइए हम लोग मूव करते हैं अगले स्लाइड की ओर। ये स्लाइड आपको बनाया हुआ मिलेगा, ये मैं अपने हाथों से ही लिख करके इसको बनाया हूं। पीडीएफ इसको पीपीटी बनाने में मेरे पास समय के अभाव में उसको हम बना नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी इसको हम क्या किए हैं, अपने हाथों से ही लिख करके इसको आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। उम्मीद करते हैं कि ये सब आपको बहुत अच्छा लगता होगा। तो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल के लिए हम लोग कंडीशन देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए दो चर में कौन कौन होगा। तो यहाँ पे मैं जनरल इक्वेशन लिख दे रहा हूं, a1x प्लस b2y प्लस c1 बराबर 0। उसी प्रकार से अगर लिखना चाहें तो होगा a2x प्लस, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक होगा दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको दोबारा मैं करेक्शन करके लिख देता हूं। जैसे कि यहां होगा पहला इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। उसी प्रकार से होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे आपके सामने दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन पहला है, एक इक्वेशन आपका दूसरा है। इसमें कंडीशन होनी चाहिए कब इसका कितना हल होगा। तो देखिए इसमें सबसे पहले विरोधी समीकरण, तो विरोधी समीकरण में कितना हल होगा, विरोधी समीकरण में कोई हल नहीं होता है, विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है, विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है, हल नहीं होता है। विरोधी समीकरण किसको कहेंगे, तो वैसा समीकरण युग्म जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, जिसका कोई हल नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पे विरोधी समीकरण का कंडीशन क्या होना चाहिए, कोई अगर समीकरण विरोधी है तो उस स्थिति में यहाँ पे कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। अगर इस प्रकार के कंडीशन को फुलफिल किया जा रहा है तो समझ लीजिए कि उस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार अगर कोई समीकरण है इसका कोई हल नहीं होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग विरोधी कहेंगे। क्या कहेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा, चलो ठीक। a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, लेकिन c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे और भी हम लोग बात कर लेते हैं कि a1 क्या है, और भी डिटेल में अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ पे a1 क्या है उसके बारे में भी मैं आप लोग को बता देता हूं। यहाँ पे a1 जो है से क्या है, x का गुणांक है। किसका गुणांक है दोस्तों, x का गुणांक। गुणांक का मतलब कि जो यहाँ पे अंक रहेगा गुणा में वही होता है गुणांक। a2 क्या है, a2 आपका है, a2 नहीं, पहले यहाँ पे लिख देते हैं b1, b1 लिख देते हैं। b1 जो है वो पहला समीकरण में y का क्या है, y का गुणांक है, y का क्या है, y का गुणांक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बात करेंगे c1, तो c1 क्या है, c1 यहाँ पे अचर पद हो जाता है। क्या हो जाता है, अचर पद। c1 क्या है, अचर पद है।
उसी प्रकार से अगर बात किया जाए तो दूसरे इक्वेशन में a2 भी क्या है, x का गुणांक है। उसी प्रकार से b2 भी क्या है, b2 भी दूसरे समीकरण में y का गुणांक है। और यहाँ पे c2 क्या है, तो c2 भी दूसरे समीकरण में अचर पद होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल का जो शर्त होता है वो निम्नलिखित है। जैसे कि पहला विरोधी समीकरण होता है, दूसरा अविरोधी होता है और तीसरा आपका आश्रित होता है। तो विरोधी समीकरण किसको कहेंगे दोस्तों, तो विरोधी समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसमें हल करने पे इसका कोई हल नहीं मिलता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग विरोधी समीकरण कहते हैं। इसका कंडीशन क्या है, हम लोग सारे समीकरण को हल करते हुए नहीं चलेंगे, हम लोग पहले कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन जो फुलफिल करेगा उसी अनुसार हम लोग प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। जैसे a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, और अगर a बराबर ना हो c1 बटा c2 का, तो ऐसे कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, ऐसे कंडीशन को मैं विरोधी समीकरण का कंडीशन कहूंगा। एक कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसका एनोटेशन फाइल भी मुझसे पाना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे एनोटेशन फाइल भी आप ले सकते हैं। चलिए आगे मूव करते हैं। तो ऐसा अगर कंडीशन हो तो उस स्थिति में इसको कहेंगे विरोधी समीकरण। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दे देता हूं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पे 10 है, और इसी प्रकार से यहाँ ले लिए 6x प्लस 9y बराबर 12। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। इन दोनों को हल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कंडीशन को चेक कर लीजिए। बिना कंडीशन को चेक किए हुए आप हल नहीं कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 आप यहां से लिख लीजिए a1 लिख लीजिए, a1 बराबर 2 है, b1 बराबर यहां से 3 है और c1 बराबर यहां से 10 है। उसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन भी लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन में से फ्रॉम इक्वेशन कितना, तो ये आपका इक्वेशन 2 होगा। a2 बराबर कितना होगा, a2 बराबर 6 है। उसी प्रकार से b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर 9 होगा, और यहां से c2 बराबर कितना हो जाएगा, 12 होगा। अब यहां से आप रेशियो निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, यहां से आप रेशियो निकाल लीजिए। तो यहां से रेशियो निकालेंगे तो होगा a1 बटा a2 बराबर होगा 2 बटा 6। हल करेंगे तो मिलेगा 1 बटा 3। उसी प्रकार से आप निकाल लीजिए b1 बटा b2। क्या निकाल लीजिए, b1 बटा b2 निकाल लीजिए। ये आपका हो जाएगा 3 बटा 9। फाइनली इसको हल कीजिएगा तो 1 बटा 3 मिलेगा। उसी प्रकार से c1 बटा c2 को हल कर लीजिए। तो c1 बटा c2 को हल करेंगे तो 10 बटा 12, जो कि फाइनली हल करने पे मिलेगा 5/6। यहां से अब तुलना कर सकते हैं, यहां से अब तुलना कर लो। यहां से तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, और a बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। अब इसको देख लीजिए, यहां से भी वैल्यू 1 बटा 3 मिला है, यहां से भी वैल्यू 1 बटा 3 मिला है, लेकिन यहां से जो वैल्यू रेशियो जो मिला है वो आपका 5 बटा 6 है। तो इसको देखिए, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब एक कंडीशन किसका है, एक कंडीशन विरोधी समीकरण का है। कौन सी समीकरण का है, विरोधी समीकरण का। और विरोधी समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो ऐसा आपका प्रश्न दिया हुआ रहेगा, उसको आपको चेक करना है और चेक करके आपको बताना है कि विरोधी है कि अविरोधी है। इसमें कभी कभी अज्ञात वैल्यू का मान को भी पूछ लेता है। तो मैं अभी केवल आपको थ्योरी पोर्शन ही करवा रहा हूं। थ्योरी के बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी चलेंगे, उसमें भी आपको मैं दोबारा बताने का प्रयास करूंगा। फिलहाल हम लोग आगे मूव करते हैं। कंडीशन को आपने देख लिया होगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अविरोधी समीकरण। कौन सी समीकरण, अविरोधी समीकरण। देखिए वैसा समीकरण जिनके कितने हल होते हैं,
वैसा समीकरण जिनके अनंत हल होते हैं, सॉरी, वैसा समीकरण जिसका सिर्फ एक हल होता है। यहां पे लिख सकते हैं कि समीकरण वैसा समीकरण जिसका सिर्फ एक या अद्वितीय हल होता है, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम अविरोधी समीकरण कहेंगे। जैसे यहां पे देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहां से इसका कंडीशन क्या होगा? यहां से इसको मैं कंडीशन लिख देता हूं, यहां से आपको कंडीशन लिख दे रहा हूं। तो यहां पे कंडीशन होगा a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, लेकिन a बराबर होगा c1 बटा c2 का। अगर ऐसा कंडीशन है, उस स्थिति में ये जो समीकरण होगा वो कैसा समीकरण होगा? वो आपका अविरोधी समीकरण युग्म होगा। इस प्रकार से ऐसे प्रश्न का जो सॉल्यूशन होगा वो केवल और केवल एक होगा। वैसा समीकरण जिसका सिर्फ एक या अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय का मतलब यूनिक हल। इसमें जो ग्राफ होता है ना, इसका ग्राफ एक दूसरे को क्या करेगा? किसी न किसी बिंदु पे काटती है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है, तो पहला और दूसरा समीकरण कहीं ना कहीं एक बिंदु पे क्या कर रही होगी? काट रही होगी। इस बिंदु को हम लोग कहते हैं कटान बिंदु, या इसी को कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा जाता है। और यहीं से आपका x और y का हल निकल जाता है। जैसे इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। कंडीशन आप लोग याद कर लीजिएगा। कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का, लेकिन b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 का। ऐसा कंडीशन को अगर फुलफिल कर रही है, तो उस स्थिति में समीकरण का कितने हल होंगे? समीकरण का केवल और केवल एक हल होगा। अर्थात वह समीकरण क्या कहलाएगा? वह समीकरण अविरोधी समीकरण कहलाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल इसमें देख लीजिए। इसमें कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहां पे 5x प्लस 2y बराबर, यहां से हमने 10 ले लिया। उसी प्रकार से यहां पे 3x प्लस 4y बराबर, यहां से हमने क्या ले लिया? 20 ले लिया। इसको हल कर लीजिए। ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें a1 किसको कहते हैं, b1 किसको कहते हैं। a1 यहाँ पे 5 है, b1 आपका 2 है, c1 यहाँ पे 10 है। उसी प्रकार से निकालेंगे तो a2 यहाँ पे 3 है। b2 की अगर बात करेंगे तो b2 यहाँ पे 4 होगा, और c2 की बात करेंगे तो c2 यहाँ पे 20 होगा। इसको चेक कर लेते हैं कि कौन सा समीकरण है, विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है। कंडीशन यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। a1 बटा a2 निकाल के देख रहे हैं तो ये आ गया 5 बटा 3। उसी प्रकार से निकाल लीजिए b1 बटा b2। b1 बटा b2 निकालेंगे तो ये आएगा 2 बटा 4। फाइनली इसको काट लेंगे तो काटने पे 1 बटा 2 मिलेगा। और एक और है c1 बटा c2, इसको हल करेंगे तो कितना होगा? 10 बटा 20, जो कि फाइनली कितना मिलेगा? 1 बटा 2। कंडीशन आप देख लीजिए, यहां से 5 बटा 3 है, और यहां से आपका 1 बटा 2 है, और यहां से आपका 1 बटा 2 है। तो दोनों आपस में बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि ये आपका कैसा है? ये आपका अविरोधी समीकरण है। कैसा समीकरण है? अविरोधी समीकरण है। अविरोधी समीकरण है, इसका मतलब इसका केवल और केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। तो इस प्रकार से हम लोग कंडीशन को चेक करेंगे और तब इसको हल करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हल करने के लिए आपको विधि अभी नहीं बताए हैं, तो पहले हम यहाँ पे
कंडीशन को केवल चेक करके ही छोड़ देंगे। चलिए आगे हम लोग मूव करते हैं, आगे हम लोग मूव करेंगे। ये हो गया कौन सी समीकरण, ये हो गया अविरोधी समीकरण। अविरोधी समीकरण का कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन यही है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 का, लेकिन b1 बटा b2 जो होता है वो c1 बटा c2 के क्या है, बराबर है। इस कंडीशन को जब फुलफिल करेगा तो इस समीकरण का केवल और केवल कितना हल होगा, केवल और केवल एक हल होगा। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। इसमें अभी केवल थ्योरी पोर्शन को कवर की जा रही है। अब चलेगा, देखिए ए अविरोधी फिर आ गया, अविरोधी नहीं होना चाहिए। यहां पे क्या होगा, यहां पे ए आपका, इसको हटा देता हूं, ई हो जाएगा, सॉरी 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 थोड़ा सा मिस्टेक, क्योंकि अविरोधी तो हो चुका है ना, अविरोधी भी हो चुका है, विरोधी भी हो चुका है। यहाँ पे क्या होनी चाहिए था, यहाँ पे पूरे इसको आप हटा लीजिएगा। चलो इसको मैं यहां से हटा देता हूं, इसको हम यहां से हटा देते हैं। कैसे हटेगा भाई, यहां से इसको मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूं, चल जाएगा ऊपर। यहाँ पे तीसरका जो है उसका नाम क्या है, तीसरका का नाम यहाँ पे है क्या बोलते हैं इसको, आश्रित, क्या है, आश्रित समीकरण, आश्रित समीकरण। चलिए आश्रित समीकरण का मतलब कि वैसा समीकरण, वैसा समीकरण युग में, वैसा समीकरण युग में जिनके जिनके अनंत हल होते हैं। कितने हल, जिनके अनंत हल होते हैं, जिनके अनंत हल होते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम आश्रित समीकरण कहेंगे। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन यहां पे ले लेता हूं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहां से इसका कंडीशन होगा, इसका कंडीशन, कंडीशन का मतलब शर्त, कौन सी शर्त पे खड़ा उतरेगा, इसका कंडीशन है a1 बटा a2 b1 बटा b2 और यहां से निकालेंगे c1 बटा c2। इसका कंडीशन में तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये दो समीकरण नहीं होगा, ये दो समीकरण नाम मात्र का है, दोनों मिल करके एक ही समीकरण बन जाता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, 2x प्लस 3y बराबर, यहां पे हमने 10 ले लिया। अब दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया 4x प्लस 6y बराबर हमने 20 ले लिया। तो देखिए, तो ये दोनों समीकरण अलग अलग नहीं है, दोनों समीकरण एक है। बस इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए ये दोनों समीकरण मिल करके एक समीकरण बन रहा है, जिसको 2x प्लस 3y बराबर 10 बोल सकते हैं, या 2 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x प्लस 6y बराबर 20 बोल सकते हैं। यानी कि दोनों समीकरण दो समीकरण नहीं है, ये आपका एक समीकरण है। इसका जो ग्राफ होगा ना, पहला लाइन ई होगा तो दूसरा लाइन भी इसी पे जाएगा, दूसरा लाइन आगे तक ही बढ़ जाएगा। समपाती इसको बोलते हैं, समपाती, क्या बोलते हैं इसको, समपाती बोलते हैं। तो देखिए ये दोनों समीकरण दो समीकरण नहीं है, एक समीकरण है। तो एक समीकरण है तो एक समीकरण अगर हो 2x प्लस कितना, 2x प्लस 3y बराबर अगर 10 है, तो ये हो गया आपका दो चर वाले एक रैखिक समीकरण। अब आप लोग को वीडियो के शुरू में ही बताए थे कि दो चर वाले अगर एक रैखिक समीकरण हो तो इसके कितने हल होते हैं, इसके अनंत हल होते हैं। तो अनंत हल कब होगा, जब इसका कंडीशन होगा a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का, और b1 बटा b2 बराबर है c1 बटा c2 का। तो उस स्थिति में ऐसा समीकरण जो होगा वो आपका आश्रित समीकरण होगा, और आश्रित समीकरण युग्म का जो सॉल्यूशन होगा वो अनंत सॉल्यूशन होगा। यानी कि यहां से x का वैल्यू आपको रख लेना है और y का वैल्यू हल करके आपको निकाल लेना है, या उल्टा भी हो सकते हैं, y का वैल्यू रख लीजिएगा और x का वैल्यू
निकाल लीजिएगा। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x को रखना चाहते हैं कि y को रखना चाहते हैं। किस प्रकार से हो जाता है आश्रित समीकरण। एक बार इन तीनों का हम ब्रीफ में फिर से बता देते हैं, एक पेज पे आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए कने चल गया जी। आइए पहला यहां पे था विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण युग में इसका कंडीशन क्या था, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 का और बराबर नहीं है c1 बटा c2 का। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे तो हो जाएगा अविरोधी। क्या होगा, अविरोधी होगा। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। यहां से अगर अविरोधी है तो हो जाएगा a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 का और बराबर है c1 बटा c2 का। उसी प्रकार से अगर बात करेंगे आश्रित समीकरण का, कौन सा समीकरण, आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण युग्म का, इसमें तीनों आपस में रेशियो बराबर होगा, a1 बटा a2 बराबर बटा b2 का और a बराबर है c1 बटा c2 का। इसमें हलों की संख्या कितना होगा, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा। इसमें हलों की संख्या केवल होगा अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल का मतलब सिर्फ एक हल, अद्वितीय हल होगा। और यहां पे अनंत हल होगा, अनंत हल। इसका ग्राफ भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ एक दूसरे का पैरेलल हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। इसमें ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और इसमें ग्राफ जो होती है वो एक दूसरे के समपाती हो जाते हैं। पहला इक्वेशन भी इसी पे और दूसरा इक्वेशन भी इसी पे। ये पहला है और ये आपका दूसरा इक्वेशन है, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप हो जाते हैं। ये आपका पूरा कंडीशन है, कंडीशन को आप लोग देख लीजिएगा। तो कंडीशन को पहले चेक करना है और चेक करके आपको ज्ञात करना है कि विरोधी है कि अविरोधी है कि आश्रित है, तभी हम लोग प्रश्न को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपने चेक किया और विरोधी मिल गया तो उसको आगे हल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने चेक किया और अविरोधी निकला तो उस स्थिति में उसको हल करना उचित माना जाएगा। हालांकि ऐसे आप किसी भी इक्वेशन को हल करके भी बता सकते हैं किसके कितने हल होंगे, विरोधी हैं कि अविरोधी हैं कि आश्रित हैं। लेकिन उससे पहले अगर कंडीशन है तो कंडीशन के अनुसार हम लोग पहले क्या कर लेंगे, कंडीशन के अनुसार सबसे पहले उसको चेक कर लेंगे। चेक करने में क्या बुराई है, चेक कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे। चलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधियों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें से पहला मेथड पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लुप्तीकरण या विलोपन विधि। क्या इसका नाम है, लुप्तीकरण या विलोपन विधि। जैसे इसमें एक क्वेश्चन आपको एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दो रैखिक समीकरण ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3y बराबर 8 हो गया। उसी प्रकार से एक और इक्वेशन ले लेते हैं, यहां पे ले लिए 13। इन दोनों समीकरण को विलोपन विधि से क्या करना है, हल करना है। फिर से सुनिए, लुप्तीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें मैं पहला मेथड को डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है लुप्तीकरण या विलोपन विधि। इसमें हमने सबसे पहले दो एग्जाम्पल अपने मन से क्वेश्चन को सेटिंग करके लिया हूं, जो कि पहला इक्वेशन है आपका 2x प्लस 3y बराबर 8 है और दूसरा इक्वेशन है आपका 5x प्लस 4y बराबर 13 है। इन दोनों समीकरण को हल करना है, वो भी आपको लुप्तीकरण से। लुप्तीकरण का अर्थ होता है कि किसी एक चर राशि को लुप्त कर देना। किसी एक चर राशि को लुप्त कर दीजिए और बाकी दूसरे चर राशि का वैल्यू को आप निकाल लीजिए। इसमें सिंपल सा है कि देखिए सबसे पहले जैसे इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि आप किसको लुप्त करना चाहते हैं, x को लुप्त करना चाहते हैं कि y को लुप्त करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसको लुप्त करना चाहते हैं।
तो मान लो कि इसमें मैं हल करना चाहता हूं और y को टर्मिनेट करना चाहता हूं, तो y टर्मिनेट कब होगा? जब दोनों दोनों का गुणांक आपस में इक्वल होनी चाहिए। सिंपल सा दिमाग लगाना है कि देखिए, अगर आप y को हटाना चाहते हैं तो y का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, साथ में अपोजिट साइन भी होना चाहिए। अगर एगो प्लस में है तो एगो माइनस में होना चाहिए। अगर मान लो कि दोनों प्लस में है या दोनों माइनस में है, उस स्थिति में इक्वेशन को घटा करके करेंगे। देखिए, मान लो कि एगो प्लस में है एगो माइनस में है, तो उस स्थिति में दोनों इक्वेशन को जोड़ के हल करेंगे। चलो फिलहाल मैं यहाँ पे देख लेता हूं इसको क्या करना है। देखिए, इसमें हम कितना से गुना कर ले, इसमें मैं गुना कर लेता हूं। देखिए, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इसको बराबर करने के लिए इसमें मैं कर रहा हूं 4 से गुना और इसमें कर रहा हूं 3 से गुना। तो जब गुना करेंगे तो क्या लिखेंगे? जब इसको गुना किया जाएगा तो क्या लिखाएगा? यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं। चलिए, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 4 दूनी 8x प्लस 4 आई 12y बराबर 800 के 32। उसी प्रकार से ही हो जाएगा 5 आई 15x प्लस 4 आई 12y बराबर 13 39। देखिए, पहला और दूसरा समीकरण को पहला में 4 से गुना कर दिए और दूसरा समीकरण में 3 से। अब करेंगे, दोनों को घटाना चाहेंगे। घटावेंगे क्यों? क्योंकि यहां भी प्लस में यहां भी प्लस में। इसको आप लोग याद कर लेंगे, याद करेंगे आप, ठीक है ना? याद करेंगे आप। अगर दोनों प्लस में हो तो उस स्थिति में आपको घटाना होगा। दोनों अगर माइनस में है तो उस स्थिति में भी समीकरण को आपको क्या करना होगा? घटाना है। लेकिन एगो प्लस में है और एगो माइनस में है, तो दोनों इक्वेशन को आपको क्या करना होगा? जोड़ना है। क्या करेंगे? जोड़ना है। यहां पे देख लीजिए, यू प्लस में है, ए भी प्लस में है, तो आपको घटाना होगा। दोनों समीकरण को घटा दीजिए तो नीचे वाला चिन्ह आपका बदल जाएगा। देखिए, फाइनली यहां से क्या होगा? यहां से आपका ई वाला से ई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 15 गया तो -7x हो गया। अब यहां से घटावेंगे तो ये भी आपका माइनस में 7 मिलेगा। इसको हल करेंगे तो यहां से आपका क्या होगा? x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, तो -7 बटा -7, जो कि फाइनली कितना मिलेगा? 1। यानी कि x बराबर यहां कितना मिल गया? 1 मिल गया। अब आपको समीकरण 1 में नहीं तो समीकरण 2 में x का मान क्या करना है? x का मान रखना है। तो समीकरण 1 में लेके चल रहा हूं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर 2x प्लस 3y बराबर 8 है, तो यहां से 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई बराबर 8 और कर लो थोड़ा सुन बेट, तो 2 एकम 2 प्लस 3y बराबर 8। अब इसको हल कर लीजिए तो होगा 3y बराबर 8 में से 2 गया तो यहां से 6 मिलेगा। 3y बराबर 6, तो यहां से y निकाल लीजिए। 6 बटा 3 बराबर कितना? 2। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन कितना हो गया? इसका सॉल्यूशन हो गया x बराबर 1 और y बराबर 2। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। पहला और दूसरा समीकरण में x और y के मान को रख करके LHS में रख लीजिए और RHS के वैल्यू के बराबर ले लाइए। अगर ए इक्वेशन का सॉल्यूशन सही है तो उस स्थिति में LHS का वैल्यू RHS के बराबर आ जाते हैं। आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप रख सकते हैं। 2 इंटू एक्स प्लस 3y बराबर 8 है, तो 2 गुने 1 कर लीजिए और 3 गुने 2 कर लीजिए, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6, 3 दू 6, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, संतुष्ट कर गया। उसी प्रकार से 5 एकम 5 और प्लस 4 गुने 2 बराबर, इसको हल करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 दूनी 8, तो 4 दूनी 8, 8 प्लस 5 13 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये दोनों आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। दोस्तों, प्रश्न को वीडियो को रिकॉर्ड करने में बहुत ज्यादा भार पड़ता है, तो आप लोग हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। आप हमारे वीडियो को हर जगह इसको फैला दीजिए, ठीक है ना?
चलिए आगे हम लोग मूव करेंगे, कुछ और भी एग्जाम्पल आपको लेकर के हल करके समझा देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, एक नया पेज आप ले लेते हैं। जैसे एक अपने मन से ले लेते हैं बिना सेटिंग किए हुए, मान लो कि इस प्रकार से है, और यहां से 7x ले लिए, प्लस में 5y ले लिए, बराबर में यहाँ पे 10 ले लिए। हल कर लेते हैं दोनों समीकरण को। मान लो कि मैं यहाँ आपकी x को काटना चाहता हूं, तो x काटने के लिए इसमें हम कर लेंगे 7 से गुना, इसमें कर लेंगे 5 से गुना। कर लीजिए, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कितना, 7 पचे 35 x हो जाएगा। ई हो जाएगा 7 दूनी 14y, और ये आपका 7 या 21 होगा। ये आपका 7 पचे 35 x होगा, अब ये आपका 5 पचे 25y होगा, बराबर 10 पचे 50। दोनों को क्या करना होगा, घटा देना होगा, आपस में कट जाएगा ये दोनों। 14 में से 25 गया तो -11y होगा, और 21 में से -50, 21 में से 50 गया तो माइनस में कितना होगा, 29 होगा। फाइनली y का वैल्यू यहां से कितना निकलेगा, 29/11 निकलेगा। अब क्या कीजिए, समीकरण या तो 1 में या तो समीकरण 2 में, अब 2 में लेके चलते हैं। समीकरण 2 में y का मान रख लीजिए, y का मान रखने पर तो 7x प्लस 5y बराबर 10, तो 7x प्लस 5 गुने 29/11 बराबर 10, तो 7x प्लस 29 बचे कितना हो जाएगा, 9 बचे 45, और 10 और 4 14/11 बराबर 10। हल कर लीजिए, 7x बराबर 10 माइनस 145/11। फाइनली इसको हल करेंगे तो 7x बराबर यहाँ पे 10 11 एलसीएम, ये हो जाएगा आपका 110 और ये हो जाएगा 145। ये आ जाएगा 7x बराबर -35 बचेगा और बट्टा में 11, तो x निकाल लीजिए, 7 से काटेंगे तो -5/11 होगा। इसीलिए यहाँ पे x बराबर -5/11 और y बराबर आपका 29 बटा कितना हो जाएगा, 11 होगा। इस प्रकार से हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं वीडियो आपका कितना मिनट का बन चुका है। 40 मिनट का वीडियो दोस्तों बन चुका है, इसको अब छोड़ देते हैं। बाकी हम लोग अगले क्लास में अगले स्लाइड से हम लोग वीडियो को रिकॉर्ड करेंगे, जो कि प्रतिस्थापन विधि होगा। उसके बाद आपको तुलनात्मक विधि बताया जाएगा, फिर अनुपात निर्णय बताया जाएगा, और लास्ट में आपको बताया जाएगा ब्रज गुणन विधि। उसके बाद आपको आलेख भी बताया जाएगा, ये पेपर में 5 अंक के लिए आता है। फिर हम लोग इसमें समस्या भी देखेंगे, और समस्या के बाद ये आपका क्वेश्चन आंसर भी होगा। तो जाते जाते आप सभी को एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जी, मेरा चैनल का नाम है अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो। यूट्यूब के आप सर्च बॉक्स में जाइए और इस चैनल के नाम को डालिए। हमारा इसमें लोगो मिलेगा, फोटो वहां पे लगा हुआ रहेगा। इसमें मोस्टली अभी फिलहाल यहाँ पे 64 सब्सक्राइबर हैं, तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं बाकी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।